बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की इस कहानी का टॉपिक लव और अरेंज मैरिज के ऊपर है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। तो चलें फिर कहानी शुरू करते हैं। आज मैं 4 साल के बाद अपने घर लौटा था। जैसे ही घर में दाखिल हुआ ना सलाम न दुआ। अब्बा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया, गले में हार डालकर बोले, बेटा शादी मुबारक हो। जब से तेरे आने की तारीख पता चली थी ना, मैं और तेरी माँ तेरी दुल्हन ढूंढ रहे थे, पर हमने सोचा था कि जैसे ही तू हवेली में कदम रखेगा तेरी शादी शाजिया बेटी के साथ कर देंगे। अब्बा तो खुशी से बता रहे थे मगर मेरा तो दिल जैसे धड़कना बंद हो चुका था। सोच भी ना सकता था कि अब्बा इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर ही कर लेंगे और वो भी बिना किसी पेश की इत्तला के। अब्बा अपनी खुशी में भूल ही गए थे कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैंने वो हार गले से उतार फेंका और गुस्से से पैर पर ठगता हुआ अंदर आ गया। हवेली के अंदर बजने वाले ढोल बंद हो गए और अब्बा की खामोशी भी इस बात का पता दे रही थी कि उन्हें मेरी नागवारी का पता चल चुका है। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे कमरे में रफ्ता रफ्ता मेरे ख़ानदान के लोग जमा होने लगे। सबसे आगे मेरी माँ थी। बेटे ये तूने क्या किया है? तू जानता है मेरी इस घर में इज़्ज़त तेरे इस रवैये से मशरूत है। तू अगर ऐसा करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने तेरी ये तरबियत की है। अम्मा ने अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अम्मा ये कोई तरीका है? मैं पढ़ा लिखा आकिल बालिग नौजवान हूँ, आपने मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी तय कर दी, मुझे बताया तक नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तकरीबन चिल्ला रहा था, बेटे मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर तू अपने बाप की बात नहीं मानेगा तो वो मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकने देगा। इस उम्र में मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊँगी? बेटा मेरा कुछ तो ख्याल कर, और अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, अपना दूध नहीं बख्शूँगी मैं तुझे कभी। अम्मा ने ये कहते हुए चादर मेरे पाँव में रख दी और अम्मा के आंसू मेरे जूतों पर गिरने लगे। मुझे शर्म आने लगी कि मैं कैसा बेटा हूँ, सारी दुनिया के सामने अपनी माँ को अपने पाँव से जलील कर रहा हूँ। अम्मा ऐसा मत कहो, मान लूँगा तुम्हारी बात, मगर एक शर्त पर कि मैं इस हवेली में एक पल नहीं रुकूंगा। इस शादी के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बेटे तूने जो सोचा है वैसा ही होगा, अभी इनकार मत कर, निकाह के लिए मौलवी आ गया है, मेहमान बाहर बैठे हैं, तूने इनकार कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। बेटे फिर मैं कहाँ जाऊँगी? तेरा बाप तो परेशानी से मर जाएगा मगर मुँह से कुछ नहीं बोलेगा। मान जा बेटे मान जा। माँ मेरे माथे पर चूम रही थी। मैंने खामोशी से निकाह के लिए रजामंदी का इजहार तो कर दिया। अब्बा तो अब भी खुश हो रहे थे कि चलो जैसे भी सही। मैंने निकाह के लिए हाँ तो कर दी। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब आए, निकाह नामे पर मेरे साइन लेकर चले गए। मैं निकाह के बंधन में बंध चुका था और रस्म दुनिया निभाने को मुझे दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। रात के 10 बजे होंगे। मुझे ना जल्दी सोने की आदत थी और ना ही मुझे गांव के रस्म रिवाज की समझ आती थी। मैंने देखा वो लड़की सर झुकाए मेरे बिस्तर पर बैठी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी ये अदाएँ देख कर मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरे ख्याल में नायला का चेहरा और उसकी आवाज़ बसी हुई थी। मैं उसे किसी पल भी भूल नहीं सकता था। वो शहर में रहते हुए मेरी रूह तक में उतर चुकी थी। मैं और नायला साथ पढ़ते थे और शादी करने का इरादा भी रखते थे, मगर मैं क्या जानता था कि गांव की हवेली में कदम रखते ही मैं एक रिश्ते में बन जाऊंगा। खैर मैंने किसी से कुछ भी ना कहा। मैं जानता था कि मैं आज़ाद हूँ, अपना फ़ैसला खुद कर सकता हूँ और किसी पर तो मेरा रोब नहीं चल सकता था। ये लड़की जिसकी वजह से इस मुसीबत में फंसा था उसे तो मैं सज़ा दूंगा, मैंने सोचा। फिर मैंने उसे कहा, उठो, यहाँ से नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कपड़े बदलो और वहाँ जाके नीचे बिस्तर बिछाकर सो जाओ। खबरदार जो तुमने कभी मेरे पास भटकने की कोशिश की, ना ही मैंने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया है और ना ही मुझसे कोई ऐसी उम्मीद कायम रखना। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करके रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। मैंने उसे सख्ती से कहा। वो मेरी बात पर किसी भी किस्म के रद्द अमल के इजहार के बगैर उठकर खामोशी से सोफे पर बैठ गई। उसने अपना बिस्तर बनाया और इत्मीनान से सो गई। मुझे उसका इत्मीनान से सोना भी नागवार गुजर रहा था। मैं चाहता था कि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अजियत दूँ ताकि उसे समझ आए कि मैं शाहज़ेब से शादी करने की सज़ा क्या है। मगर सुबह जब आँख खुली तो सारा कमरा साफ़ सुथरा था। उसकी चूड़ियाँ कंगन वगैरह उसने सलीके से रख दिए थे। अपने कपड़े तब्दील करके एक काली सी चादर ओढ़ी वो मेरे पास ही बैठी थी, जबकि उसने अपना बिस्तर भी समेट कर रख दिया था कि किसी आने वाले शख्स को अंदाज़ा ना हो जाए कि हमारे बीच क्या चल रहा है। मैंने उसकी सूरत देखी तो वो काफ़ी खूबसूरत थी, मगर एक लम्हे के लिए उसके हुस्न में खोकर मैं दोबारा अपने हवासों में लौट आया था। तुम क्या समझती हो तुम अपनी इन अदाओं से मुझे अपना लोगी? ऐसा सोचना भी मत। मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ नायला है, मैं कभी उसे भूल नहीं सकता। तुम जो मर्ज़ी कर लो उस जैसी नहीं हो सकती, मैंने उसके दिल पर वार करते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतरी तो जैसे मेरे दिल को सुकून मिला। मैं उठकर फ्रेश होने चला गया।
वापस आया तो वो भी तैयार हो चुकी थी। बिलाशुबा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी गुलाबी जोड़े में। उसका हुस्न दो आतिशा हो गया, मगर मैं उसे हर तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। मैंने उसे एक नज़र देखा और बिना उसे कुछ कहे दरवाजे से निकल गया। वो भी मेरे पीछे पीछे नाश्ते की मेज़ पर आ गई। सब हमें शादी की मुबारकबाद देने लगे थे। वो भी एक दिन की दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। मैं उसके रवैये से ये जान गया था कि वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर मैं किसी की परवाह ना कर रहा था, बल्कि मैं तो वापस शहर जाने के बारे में सोच रहा था। नायला का फ़ोन रात को आया था। मैंने उसे अपनी शादी के बारे में कुछ ना बताया। वो पहले की तरह ही बात कर रही थी। नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है, मगर अब उससे ज़्यादा देर छुपाना मुमकिन नहीं था। वो मुझे बार बार शहर बुला रही थी। नाश्ता वगैरह करके मेहमानों से फारिग हुआ तो वलीमे का फ़ंक्शन शुरू हो गया। वलीमे को और बाकी शादी की रस्मात को मुकम्मल होने में 2-3 दिन लग गए थे। 2-3 दिन बाद जब हंगामे ठंडे हुए तो मैंने शहर जाने के लिए अपना बैग बांधना शुरू कर दिया। अपनी तैयारी मुकम्मल करके अब्बाजान को खुदा हाफिज़ कहने गया तो वो बड़े इत्मीनान से बैठे थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? उन्होंने गहरी नज़र में मेरे बैग पर डालते हुए कहा। अब्बाजान, आपने तो कहा था कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँ। शादी तो मैंने कर ली है, मगर अब मेरे यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मुझे शहर में बहुत सारे काम हैं, वो सब निपटाने हैं। अब मुझे जाना होगा, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे क्लिनिक में मेरे काफ़ी सारे मरीज़ हैं जिनसे मैंने कमिटमेंट की हुई है, उनके पास भी तो जाना है। उनको कोई और डॉक्टर देख लेगा बेटा, अब्बा ने इत्मीनान से कहा। नहीं अब्बा, मेरा क्लिनिक है, वहाँ पर मैं सब कुछ उन पर नहीं छोड़ सकता बेटा। वहाँ पर क्लिनिक है ना, मैं तुम्हें यहाँ पर अस्पताल बना कर दे दूँगा, कोई ज़रूरत नहीं शहर जाने की। नहीं अब्बा, शहर की बात और है, मुझे वहाँ अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो फिर ठीक है बेटा, तुम शाज़िया को भी अपने साथ लेकर जाओगे, लेकिन आज नहीं। मैं खुद शाज़िया बेटी को तुम्हारे ठिकाने पर छोड़ कर आऊँगा और देखूँगा कि तुम्हारा रवैया उसके साथ कैसा है। अब्बा ने बात कही तो मेरा दिल बुझ गया। मेरे फ्लैट पर तो नायला भी थी। अपने अब्बा के सामने शहर जाता, नायला को फ्लैट से निकलने का कहता तो वो भी बुरी बात थी, और अपने इस गांव की बीवी को लेकर मैं वहां रहने से तो रहा। अब्बा की बात पर मैं लाजवाब सा हो गया था। अब चाह कर भी मैं शहर नहीं जा सकता था, मगर अगले ही दिन अब्बा को कोई काम पड़ गया और वो किसी काम से दूसरे शहर चले गए। मुझे मौका मिल गया। मैंने दिल में सोचा कि आज तो मैं शाज़िया बेगम का काम तमाम करके ही रहूँगा। मैंने उससे कभी मोहब्बत से बात नहीं की थी, मगर मैं जानता था कि मैं उससे ज़रा सी मोहब्बत जताऊँगा तो वो मोम की तरह पिघल जाएगी, और फिर मैंने ऐसा ही किया। वो सजी सवरी किसी फूल की कली की तरह रहती थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया, मोहब्बत और चाहत के चंद लफ्ज़ कहे और फिर उसे दूध लाने को कहा। वो जल्दी से खुश होकर गरम गरम दूध 2 गिलास में ले आई थी। मैंने कहा, हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के हाथ से दूध पिएं। शाज़िया की आंखें चमकने लगी। यकीनन वो यही समझ रही थी कि मैंने सब कुछ कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है, मगर वो नहीं जानती थी कि मैंने उसकी ग्लास में कौन सी दवा मिला रखी है। शाज़िया ने अपने चेहरे पर दुपट्टा रख लिया। आप उधर मुँह करें, मैं आपके सामने नहीं पी सकती, मुझे शर्म आ रही है। शाज़िया की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसा। आखिरी बार शर्मा लो, उसके बाद तुम किसी को नज़र नहीं आओगी, मैंने दिल में सोचा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। थोड़ी देर के बाद शाज़िया ने अपना हाथ मेरे सामने किया। उसका मतलब था कि शाज़िया दूध का ग्लास ख़त्म कर चुकी है। मैंने शाज़िया से मोहब्बत भरी बातें की और कुछ लम्हे गुजारने के बाद शाज़िया की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। ये सब कुछ मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा था, मगर उसके बावजूद भी शाज़िया परेशान नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर लेटती चली गई। उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था और फिर शाज़िया की आंखें बंद होने लगी। मैंने आगे बढ़कर उसे हिलाया जुलाया, मगर उसकी सांस रुक चुकी थी। जब मैंने देखा कि मेरी दवा काम कर चुकी है तो दरवाज़ा खोला और सबको चीख चीख कर इकट्ठा कर लिया। सब लोग मेरे कमरे में जमा हो गए। कोई शाज़िया को हिला रहा था तो कोई उसे थपक रहा था। मैंने सबको पीछे कर दिया। दूर हटो, इससे इसे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे बहुत ख़तरनाक बीमारी लाहक थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तुम लोगों में से जो भी इसे हाथ लगाएगा अपनी मौत को दावत देगा। मैंने सबको डरा दिया। सब लोग मेरी बात पर यकीन करते थे क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर था। ज़ाहिर था मैं जो भी कहता उनको यकीन आ जाता। अब्बाजान तो अभी तक दूसरे शहर से नहीं आए थे। वहाँ से आते समय उनको तकरीबन 8-10 घंटे लग जाते। तब तक मैंने उन लोगों से कह दिया कि अगर शाज़िया की लाश को मज़ीद यहाँ रखा गया तो हो सकता है कि शाज़िया की बीमारी पूरी हवेली में फैल जाए, इसलिए बेहतर है कि हम लोग जल्द से जल्द इसे दफना दें ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। मेरी बात पर सबने इत्तेफाक किया और शाज़िया को दफनाने के लिए ज़मीन खोदने लगे। मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था। मैं बस नायला के सपने देख रहा था। जानता था कि मैं शहर जाऊंगा तो वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लोगों के सामने मैं मजलूम बना रोने का नाटक कर रहा था। कभी उदास होता तो कभी शाज़िया की चारपाई के पास बेबसी से बैठ जाता
औरतें मुझे देखकर हमदर्दी कर रही थी कि 2 दिन की दुल्हन इसके साथ ना रही और उसकी ज़िंदगी ने वफ़ा ना की, मगर मैं दिल ही दिल में मुतमईन था। जानता था कि शाज़िया की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी कदर आसान हो जाएगी। अब्बा ने उसे तो मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया था, मगर मैंने अपनी चालाकी से उससे जान छुड़ा ही ली थी। उससे जान छुड़ाने में कामयाब हो गया था। थोड़ी देर के बाद शाज़िया का जनाजा उठने का वक्त आ गया। हवेली में गोया कहराम मच गया। अब्बा के आने से पहले ही मेरे कहने के मुताबिक शाज़िया को दफना दिया जा रहा था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। खैर, बाकी सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपनी अम्मा के पास आ बैठा। अम्मा के रो रो के आंसू खुश्क हो चुके थे, जबकि मेरी बहन तो शाज़िया की पक्की सहेली थी। वो उसे याद कर कर के रो रही थी। इन सब में अगर कोई खुश था तो वो सिर्फ मैं था। सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने अपने कमरे को कुंडी लगाई और सुकून की सांस ली। खुदाया तेरा शुक्र, मेरी उस चुड़ैल से जान छूट गई। अब मैं जाकर नायला से शादी करूँगा। उसे बताऊँगा कि मैंने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपने हाथों से अपनी बीवी को दवा दे दी और अपने हाथों से ही उसे दफना कर आया। मैं शैतानी हंसी हंसने लगा। हंसते हंसते मेरी नज़र अपने बेड पर पड़ गई तो मैं ये देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि वहाँ कोई और नहीं, सफ़ेद कमरों में मलबूस शाज़िया बैठी थी। दिल सोचने लगा कि कहीं शाज़िया की रूह मुझसे बदला लेने तो नहीं आ गई। मैं दरवाज़ा खोलकर भागने ही वाला था कि शाज़िया ने मुझे आवाज़ दी, बहुत खुश हो ना तुम मुझे मार कर, फ़िक्र नहीं करो, मैं शाज़िया ही हूँ, उसकी रूह नहीं हूँ। शाज़िया ने ये कहकर मेरे सर पर से बम फोड़ दिया था। शाज़िया, तुम यहाँ पर, तुम ज़िंदा हो? मैंने हैरत से पूछा। क्यों, अफसोस हो रहा है तुम्हें कि मैं ज़िंदा हूँ? शाज़िया ने बेनियाज़ी से पूछा। नहीं, लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? मैंने हैरत से पूछा। कैसे, क्या मतलब? ये मत पूछो, ये पूछो कि क्यों किया तुमने। हमेशा मुझे धुतकारा, मेरे हुलिये का मजाक उड़ाया। तुम्हें अपनी तालीम पर बड़ा ज़ाम था ना, मगर तुम ये जानते हो, तुम ये जिस डिग्री पर फ़ख्र कर रहे हो, मैं तुम्हारी कॉलेज की जूनियर टॉपर रही हूँ, मगर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। मैंने हमेशा अल्लाह ताला और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहा है। और तुम अपनी मोहब्बत के पीछे भागते रहे। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, मगर तुम्हारे और नायला के बारे में मैं सब कुछ जानती थी। और तुम्हें ये जान कर हैरत होगी कि मैं भी तुम्हारी ही कॉलेज में पढ़ी हूँ, मगर तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। तुम अपनी झूठी अनोखी तस्कीन की खातिर क्या से क्या बन गए। मैं अपनी जड़ों से जुड़ी रहूँगी, कभी उनसे बगावत नहीं करूँगी। तुमने जब मुझे दूध दिया था ना, मुझे शक हो गया था कि तुमने कभी मुझसे हंस कर बात नहीं की। आज मोहब्बत मेरी बातें और ये सब क्या है, समझ गई थी मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं तुमने जाहिल समझा हुआ था मुझे, मगर मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इन हरकतों को समझ नहीं पाऊँगी? मैं सब जानती थी। मैं जानती थी कि तुम मुझे मारने का नाटक करोगे। तुम यहाँ से जाओगे, शहर में जाकर नायला से शादी करोगे, मगर मैंने तुम्हें कुछ न कहा कि शायद तुम्हें शर्म आ जाएगी, मगर तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती। वो अपनी गलतियों पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। हाँ, मगर मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। शाज़िया ने मेरी तरफ देखकर कहा, आज के बाद से मैं तुम्हें अपने हर तरह के हक से आज़ाद करती हूँ। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हवेली की नज़र में तो मैं मर चुकी हूँ, कोई मुझे नहीं जानता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक मुलाजमा की मदद से कब्र से बाहर आई हूँ, वरना तुमने तो मुझे दफना ही दिया था। और फिर आज ही तुम कर सकते हो तो कल को कुछ और भी कर सकते हो। तो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, तुम जैसे थे वैसे ही रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खामोशी से चली जाऊँगी। बस दुआ करूँगी कि खुदा तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें तौफीक दे कि तुम दूसरों के जज्बात भी समझ सको। ये कहकर शाज़िया रुकी नहीं, उसने खुद को चादर से लपेटा और पिछले दरवाजे से हवेली से निकल गई। मैं उसे देखता रह गया। सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार होगी। मुझे पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर शाज़िया ने किसी को मेरी हकीकत बता दी तो क्या होगा, लेकिन मैं जानता था वो ऐसा नहीं करेगी। फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो मुझे वहाँ नज़र नहीं आई। माहौल में अभी तक सोगवारी थी, सब लोग मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। अगले दिन मैंने किसी से कुछ न कहा। अब्बा भी आ गए थे, अपनी भांजी की मौत पर बहुत अफसरदा थे, मगर मैं जानता था कि अब वो मुझे शहर जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही यहाँ पर उदास था। वो मेरी खुशी में रुकावट ना बनते। और फिर मेरी बीवी के 40वें के बाद मैंने अब्बा से शहर जाने की इजाज़त मांगी। अब्बा ने मुझे इजाज़त दे दी। वो जानते थे कि गांव में मेरा दिल नहीं लगता। अब्बा की इजाज़त लेकर मैं वापस शहर आ गया। मैंने नायला से शादी कर ली और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। नायला मेरी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुश व खरम गुजार रहे थे कि 2-3 माह बाद जब शादी का खुमार उतरा तो मालूम हुआ मुझ में और मेरी बीवी नायला में बहुत फ़र्क है। मैं बज़ाहिर मॉडर्न तो था, मगर मैं वही जागीरदाना और ज़मीन दराना सोच का मालिक था जिससे नायला जैसी लड़कियां चिढ़ खाती हैं। मैंने नायला पर पाबंदियाँ शुरू की तो उसने मेरा जीना हराम कर दिया। वो कपड़े भी ऐसे पहनती थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता था। मैं उससे कुछ न कह पाता और वो भी मेरी इस मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाती।
कहती, तुम तो जानते थे कि मैं कितनी मॉडर्न हूँ, अब फिर क्यों मुँह बना रहे हो? क्यों इस बात पर मुझसे लड़ा करते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती? कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी बीवी किस शख्सियत की मालिक है? वो ये बातें कहती तो मेरा दिल कट जाता कि ऐसी बातें करते हो नायला, पहले बात और थी और अब की बात कुछ और है। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना चाहिए। मगर नायला मेरी कोई बात ना सुनती। रफ्ता रफ्ता हमारी लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और उससे पहले कि हम लोग अपनी राहें जुदा करते, हम दोनों के बीच नन्हा मेहमान आ गया। नायला उम्मीद से थी, मैं इसी वजह से उसका रवैया बर्दाश्त करता जाता कि मैं जानता था कि नायला को उस वक्त सुकून की ज़रूरत है। मैंने नायला से हर तरह का ताउन किया। बच्चे की पैदाइश के बाद नायला का रवैया मुझसे बदल गया। वो फिर से अपनी पुरानी रूश पर उतर आई थी। मैं उसे किसी बात के लिए भी मना करता तो वो मुझसे लड़ पड़ती। अब मुझे इस बात का भी डर था कि नायला अब बेटी को भी अपने जैसा ही बनाएगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी नायला की जैसी बने। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि गाँव की औरतों और रस्म व रिवाज में हम मर्दों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। नायला मेरी ज़रा भी इज्जत ना करती। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में वो वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारी एनिवर्सरी का दिन था। नायला ने मुझे प्यार से केक बना कर दिया। मैंने केक खाया तो मेरी तबीयत बोझल हो गई। फिर काफ़ी देर के बाद जाकर एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत खा लिया है। दौड़ा दौड़ा खुद ही अस्पताल गया, मगर कुछ होश न रहा क्योंकि मैं जहरीला खाना खा चुका था। और जाहिर है कि ये जहरीला खाना देने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि ख़ुद मेरी अपनी बीवी नायला थी। सोच भी नहीं सकता था कि नायला इस कदर बेरहम और शफ़ाक निकलेगी। मैं तो बच गया था, मगर इसके बाद हमारा रिश्ता ना बच सका। नायला ने मेरी जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए मुझे वैसे ही जहर दिया था जैसे मैंने कभी शाजिया को दिया था। मुझे शाजिया की रह रह कर याद आ रही थी। काफ़ी अर्सा उसे ढूंढता रहा, मगर बिलाखिर शाजिया मुझे नफ्सियात के एक अस्पताल में मिल ही गई थी। उससे मिलकर मैं बहुत रोया, उससे माफ़ी मांगी, कहा कि वो मुझे एक और मौका दे दे। मगर शाजिया कहने लगी, अगर तुमने मुझसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। मैं अब जानता हूँ कि शाजिया कहाँ है और वो मेरी बीवी है, मगर उस पर मेरा हक़ नहीं रहा। किसको किस मुँह से कहूँ कि मैंने शाजिया को अपने ही हाथों से जहर दिया था। घर वालों की मदद तो ले नहीं सकता, लेकिन मैं कहानी सुनने वालों से इस बात की तवक्को करता हूँ कि वो अपनी राय का इजहार करके मेरे फ़ैसले को ज़रूर आसान बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।